हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार के बजट का संक्षिप्त परिचय हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिहार का जो 2024 और 25 का जो बजट आया था उसका यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दिया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आप इस पे कहीं भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एज़ इट इज़ इसको यहाँ पे रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये आने वाले 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिहार बजट 2024-25 की आर्थिक रूपरेखा। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है पहले से, ताकि आप अगर इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो बहुत जल्द आप रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार वीडियो देखने के बाद रिवाइज़ कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो आपसे जो भी प्रश्न बजट से संबंधित पूछे जाएंगे लगभग आपके सॉल्व होंगे। इसके अलावा एक और बजट पे एक वीडियो आएगा जो कि बजट स्पीच पे आधारित होगा, जो कि बहुत सारे योजनाओं और अलग अलग चीज़ के बारे में उस पे होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार 2022-23 में पूरे देश में क्या रहा, अग्रणी रहा, यानी कि टॉप में रहा। किस मामले में, आर्थिक वृद्धि दर के मामले में 2022-23 में। और इसकी जो वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी, 10.64%। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो वृद्धि दर रहा था वो रहा कितना 7.24%। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की वृद्धि दर है और जो बिहार की वृद्धि दर है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 3.4% अंक का। तो यानी कि 3.4% अंक अधिक रहा है बिहार का आर्थिक वृद्धि दर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कितना रहा था 10.64 और राष्ट्रीय कितना रहा था 7.24, और पूरे देश में सबसे अधिक बिहार का रहा था। वहीं अगर हम बात करें जो कांस्टेंट प्राइस होता है, यानी कि जिसमें आधार वर्ष 2011-12 लिया जाता है, उसके आधार पर अगर हम बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार देखें तो 2012-13 में कितना था, 2.7 लाख करोड़ का था, लेकिन वो बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया, 4.4 लाख करोड़ का हो गया। और अगर देखें तो बढ़ोतरी जो हुई वो कितना बढ़ोतरी हो गया, तो ये 1.7 गुना वृद्धि हो गया, यानी कि 1.7 गुना बढ़ गया। कब से, 2012-13 से 2022-23 के बीच में। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखें, वर्तमान मूल्य की बात करें तो वर्तमान मूल्य में कितना गुना वृद्धि हुआ है, तो ये हुआ है 2.7 गुना। स्थिर मूल्य पे हुआ है 1.7 गुना बढ़ोतरी, और वहीं वर्तमान मूल्य पे कितना हुआ है, 2.7 गुना। तो 1.7 और 2.7 ये दो चीज़ आपको याद रखना है। आप पैसा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कम से कम आप कितना गुना वृद्धि हुआ है ये ज़रूर आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो वर्तमान मूल्य पर जो राज्य की जो जीडीपी है वो कितने रुपए हो चुकी है 2023-24 में, 8,58,928 करोड़। उसके बाद 2024-25 की बात करें तो कितना इसमें अनुमानित है, 9,76,514 करोड़। ये किस पे है, वर्तमान मूल्य पर। तो अगर बिहार की जीडीपी की बात करें, राज्य की जीडीपी की, तो वो कितना है अनुमानित 2024-25 के लिए, 9,76,514 करोड़। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान मूल्य पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ये अलग अलग वर्षों के लिए दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024-25 में कितना अनुमानित है,
9,76,514 और वहीं 2022-23 में कितना था 7,51,396। ये किस पे है, वर्तमान मूल्य पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जो राजकोषीय अभिविन्यास है उसके बारे में अगर देख लें तो 2024-25 के जो बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य रहे थे। तो जो इस बार जो बजट पेश हुआ उसमें राजकोषीय नीति के 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये उद्देश्य यहाँ पे आपको याद रखना है। तो जो पहला उद्देश्य है वो क्या है कि राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो अनुपात है, यानी कि राजकोषीय घाटा और जीडीपी का जो रेशियो होता है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट और जीएसडीपी, ठीक है, इसका जो रेशियो होगा उसको 3% की सीमा में रखना है। उसके बाद जो राजस्व घाटा है उसको समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना है, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसको रेवेन्यू सरप्लस में कन्वर्ट करना, दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है जो सार्वजनिक व्यय होता है उसको विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना है, यानी कि जो भी सार्वजनिक व्यय होगा उसमें ऐसा खर्च करना है जिससे विकास हो। उसके बाद जो चौथा और अंतिम जो उद्देश्य रखा गया है उसमें ये रखा गया है कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी कि जीएसडीपी जो है, उसमें ऋण यानी कि डेब्ट टू जीडीपी का जो रेशियो है उसको धीरे धीरे कम करना है। तो ये क्या है, ऋण टू जीएसडीपी रेशियो, इसका जो रेशियो है इसको धीरे धीरे कम करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 4 उद्देश्य क्या क्या है। अब हम बात करें राजकोषीय घाटा की, तो ये 2022-23 में कितना रहा था, 5.95% रहा था। और वहीं अगर हम बात करें 2023-24 में तो कितना अनुमान रखा गया है, 2.9%। और वहीं 2024-25 में भी अनुमान रखा गया है कि 2.9% राजकोषीय घाटा हो। तो ये आपको याद रखना है। 22-23 में कितना था, 5.97% और 23-24 में 2.98%। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस फिगर से कि 2022-23 में कितना था, 5.97 राजकोषीय घाटा, और 2022-23 का जो बजट अनुमान था उसमें भी 2.98 रखा गया था, और 2024-25 के बजट में भी अनुमानित है कितना, 2.9%। अब यहाँ पे देखें कि जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट, जो जैसे कि सेंट्रल लेवल पे जो FRBM एक्ट होता है उसी तरह जो बिहार के लिए FRBM है, उसके तहत जो लक्ष्य रखा गया है, वो जो अधिसीमा निर्धारित किया गया है वो कितना है, 3% के अंदर रखना है राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.98 है, यानी कि ये 3% से नीचे है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 2024-25 के बजट में भी राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी के 3% के अंदर रखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कितना कितना रखा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस की, तो इसमें बजट का उद्देश्य रखा गया है, और 2025 के बजट में कितना राजस्व अधिशेष होने का अनुमान रखा गया है, 1121 करोड़। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको भी यहाँ पे आप फिगर में आप समझ सकते हैं कि 2022-23 के जो बजट में कितना घाटा था, 11,228 करोड़। ये क्या था, बजट राजस्व घाटा था ये। तो इसको कन्वर्ट इन्होंने 2023-24 में कर दिया कितना, 4,479 ये अधिशेष हो गया, ठीक है, अधिशेष कर दिया। अब इसको अधिशेष का अनुमान 2024-25 के लिए कितना रखा गया है, 1121 करोड़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 1121 करोड़ बजट राजस्व अधिशेष ये अनुमान रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो
जो ब्याज भुगतान होता है उसमें कुल राजस्व प्राप्ति में कितना हिस्सा है, तो ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा, मतलब जितना राजस्व प्राप्त हो रहा है उसमें से ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हर स्टेट कर्ज लेती है तो कर्ज के बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो जितना राजस्व मिल रहा है बिहार को, उस पे से कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25 में 9.05% रखा गया है कि 9.05% जो है ये इंटरेस्ट पेमेंट में यानी कि ब्याज भुगतान में चला जाएगा। उसके बाद अगर आगे देखें, इस पे भी देखिए, ब्याज भुगतान को राजस्व प्राप्ति के 10% की सीमा में रखना एक बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। तो बिहार के लिए जो ब्याज भुगतान की सीमा रखी गई है वो कितना है, 9.0%। तो ये इस सीमा के अंदर है, ठीक है। तो कम से कम 10% से नीचे रखना चाहिए। उसके बाद आगे अगर देखें तो जो कुल प्राप्ति है 2024-25 के लिए वो कितना होगा, 2,78,926 करोड़। और यही क्या है, अगर पूछा जाए आपसे कि 2024-25 के लिए कितने रुपए का जीडीपी है या कितना जीडीपी है या कितने रुपए का बजट पेश किया गया, तो ये हो जाएगा 2,78 करोड़ 2,78,926। ये एक्चुअल में है 2,78,925.75 करोड़ है शायद, ठीक है। ये पॉइंट के बाद आप देख लेंगे, ये 72 है, ठीक है, 72। तो ये एक्चुअल बजट पेश किया गया है इतने रुपए का। उसके बाद आगे हम देखें यहाँ पे, तो जो राजस्व संग्रह की संरचना है यानी कि कहाँ से कितना राजस्व आएगा, उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे अधिक है वो है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, 40% वहाँ से आएगा। उसके बाद केंद्र सरकार में जो सहायता अनुदान है ये भी 19% है। उसके बाद राज्य का जो अपना कर राजस्व है वो भी 19% है। और लोक ऋण यानी कि पब्लिक से जो सरकार ऋण लेगी वो भी कितना है, 19%। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3% जो है ये किसका है, कर भिन्न राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो कितना है, 3%। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस मद से सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, तो किससे प्राप्त होगा, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, इससे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है 2024-25 के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें कि जो प्राथमिकताएं हैं, राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति एवं विन्यास, इसमें अगर देखें तो 2024-25 का जो कुल बजट है उसमें 63.46% जो है वो विकासात्मक व्यय में रखा गया है। यानी कि जो कुल बजट का जो जितना भी पैसा है उसमें से 63.46% जो है विकासात्मक कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो जो समाज के गरीब और वंचित वर्ग हैं उनके लिए बजट का कितना परसेंट रखा गया है, 38.89% रखा गया है। और वहीं अगर देखें तो सामाजिक आर्थिक उन्नति को समर्पित कितना बजट है, 61.57%। तो ये परसेंट आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक रखा गया है किसके लिए, विकासात्मक कार्यों के लिए, 63.46%। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद इस फिगर को के द्वारा आप समझ सकते हैं जो व्यय की जो प्रवृत्ति है, कैसे कैसे बजट बढ़ा है। पहले कितना 2022-23 में कितने का बजट पेश हुआ था,
23-24 में कितने का हुआ और 24-25 में कितना का हुआ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि विकासात्मक कार्यों में कितना खर्च होगा, गैर विकासात्मक कार्य में कितना खर्च होगा। तो सबसे अधिक 63% के आसपास जो है विकासात्मक कार्यों में खर्च होगा। उसके बाद यहाँ पे उससे कम है गैर विकासात्मक कार्यों में खर्च है। उसके बाद यहाँ पे पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय कितना होगा उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूंजीगत व्यय में कितना खर्च होगा 53,049 करोड़। उसके बाद जो राजस्व व्यय है उस पर कितना खर्च किया जाएगा 22,000 2,25,677। उसके बाद यहाँ पे जो बजट का अनुमान है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कहाँ से पैसा प्राप्त होगा। तो उस पर हम लोगों ने देखा था कहाँ जो केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सेदारी है उसमें 40% है। अब यहाँ पे दिखाया गया कि व्यय संरचना यानी कि खर्च कहाँ पे होगा। तो सबसे अधिक 38% जो है खर्च होगा सामाजिक सेवा में। उसके बाद 29% सेकेंड हाईएस्ट जो खर्च होगा वो होगा सामान्य सेवाओं में। वहीं आर्थिक सेवाओं में 22% खर्च होगा, तीसरे नंबर पे है। उसके बाद सहायता अनुदान जो है वो खर्च होगा, सहायता अनुदान नहीं, लोक ऋण की वापसी यानी कि किसी से अगर कर्ज लिया है सरकार ने तो उसकी वापसी में खर्च होगा कितना, ये होगा 8%, 8.03%। तो सबसे अधिक खर्च कहाँ पे होगा सामाजिक सेवा में। सबसे अधिक कहाँ से पैसा आएगा तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में। तो ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऋण प्राप्ति की जो रूपरेखा है उस पे जो सार्वजनिक ऋण है यानी कि राजकोषीय घाटा है उसको 3% की सीमा के अंदर रखा गया है। और 2024-25 के लिए जो 15वां वित्त आयोग है उसने कहा था कि जो राज्य का जो कुल बकाया ऋण है उसको राज्य के जीडीपी से के अनुपात में कितना होना चाहिए 39.9% की सीमा में ही रखने का अनुशंसा किया था किसने 15वां वित्त आयोग ने। यानी कि राज्य कितना ऋण लेगा और उसमें राज्य का जो जीडीपी है इसका रेशियो 39.9% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने इसको कितना रखा है 35.67%। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इतना आकलन किया है 2024-25 के लिए। अब अगर इसको हम देखें आगे, ये राशि उतना आपको याद नहीं रखना है, बस आप यहाँ देख सकते हैं कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कितना 35.67%। सरकार ने इतना रखा है लेकिन लिमिट कितना है ना 39.9% से कम रखना है, तो ये कम ही है। उसके बाद 2024-25 के बजट में जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई सरकार के द्वारा, तो कुछ प्राथमिकताएं हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुल 8 प्राथमिकताएं हैं सरकार की। तो जो सबसे पहला प्राथमिकता है वो नियुक्ति एवं रोजगार। दूसरा प्राथमिकता है सरकार का महिला सशक्तिकरण। तीसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। चौथा है स्वास्थ्य प्रक्षेत्र। उसके बाद 5वां है शिक्षा प्रक्षेत्र। छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास। 7वां है उद्योग एवं उद्यमी विकास। और 8वां है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। यानी कि बात करें तो जो सबसे पहली प्राथमिकता है सरकार की वो है रोज़गार, दूसरा है महिला, और तीसरा है कल्याण मतलब लोगों का कल्याण, और चौथा है स्वास्थ्य, 5वां है शिक्षा, छठा है कृषि, 7वां है उद्योग और 8वां है पर्यावरण। ठीक है, तो ये प्राथमिकता है सरकार की। तो आप इसे याद रखेंगे सीक्वेंस में कि कौन कौन सी
प्राथमिकताएं हैं सरकार की। अब हम आगे अगर देखें यहाँ पे तो कुछ स्कीम के बारे में इन्होंने बताया है कि सबसे अधिक किस स्कीम में खर्च किया जाएगा पैसा 2024-25 के बजट में। तो सबसे अधिक खर्च किया जाएगा समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान में। यहाँ पे आप राशि देख सकते हैं 14,596.46 करोड़। ये देखिए, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा और किस स्कीम में खर्च किया जाएगा। क्षेत्र की बात करें तो उसमें सामाजिक सेवा में हम लोगों ने देखा सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। वहीं अगर स्कीम की बात करें तो स्कीम में समग्र शिक्षा यानी सर्व शिक्षा अभियान में सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे सब आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए कि सरकार को रुपया कहाँ से आता है। यहाँ पे देखिए जो सरकार को रुपया आता है वो कहाँ से आता है। तो सबसे अधिक जो पैसा आता है सरकार को, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, तो केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है वो 40.52% आता है। उसके बाद राज्य सरकार को अपना कर राजस्व होता है, वो है दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे राज्य को जो अनुदान मिलता है वो है, और चौथे स्थान पे जो है लोक ऋण। इसको हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया था। और ये पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ पे खर्च होता है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था, रुपया कहाँ जाता है। तो सबसे अधिक हम लोगों ने क्या देखा था, जो सामाजिक सेवाएं हैं वहाँ पे खर्च होगा सबसे अधिक। दूसरे नंबर पे सामान्य सेवाओं में खर्च होगा, और तीसरे नंबर पे आर्थिक जो सेवाएं हैं उस पर खर्च होगा। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना, सबसे अधिक 38.89% सामाजिक सेवा में। उसके बाद यहाँ पे और देखें अगर, तो यहाँ पे हम लोगों ने बजट के संक्षिप्त परिचय को पूरा हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और देखा होगा तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे बजट से रिलेटेड, आप उसको सही कर पाने की स्थिति में होंगे, और आप इसे एक दो बार और रिवाइज़ कर लेंगे। ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।